नमस्कार। संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। गुप्त साम्राज्य। पीछे की क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में देख करके आए, जिसमें हम क्रम से देखते आ रहे हैं। शासक देखा, गुप्त शासकों का प्रशासन देखा, कला संस्कृति देखी। कल हमने गुप्त साम्राज्य के 3 पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें हमने पहले पॉइंट में भूमि का वर्गीकरण डिस्कस किया, गुप्तकालीन सिक्के देखे और व्यापार और उद्योग देखे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो गुप्त साम्राज्य की अंतिम क्लास है और बचे हुए सभी तथ्यों को इस क्लास के अंदर में लेकर के आया हूं, जिसमें हम 2 प्रमुख पॉइंटों पर बात करेंगे या 2 प्रमुख बिंदु होंगे आज हमारे। एक तो होगा गुप्तकालीन साहित्य, जहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, और एक होगा गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीक। तो अंतिम क्लास है, सभी तथ्यों को एक साथ उतारा गया है जो बचे हुए तथ्य थे। गुप्तकालीन साहित्य, जितनी भी किताबें हैं जिनकी गुप्त काल में रचना की गई थी, उन सभी की चर्चा आज की जाएगी। तो गुप्तकालीन साहित्य, ये तो आपको पता ही है कि गुप्त काल को या गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। स्वर्ण युग कहने का रीजन क्या था? क्योंकि इस काल में स्थापत्य, चित्रकला, साहित्य, मूर्तिकला सभी में उन्नति हुई थी, इसीलिए इस समय को स्वर्ण काल कहा गया और साहित्य की दृष्टि से ये काल काफी उन्नत था। तो हम बात करते हैं, देखें गुप्तकालीन साहित्य। तो पहली बात तो ये कि संस्कृत भाषा का गुप्त काल में पुनरुत्थान हुआ था। संस्कृत भाषा का गुप्त काल में पुनरुत्थान हुआ, या संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान काल माना गया है किस काल को? गुप्त काल को। किस काल को माना गया है? गुप्त काल को। गुप्त काल की जो राजभाषा की बात है, देखो सभी काल में एक राजभाषा होती है, तो गुप्त काल में जो राजभाषा अपनाई गई थी वह राजभाषा भी कौन सी थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान काल माना गया, और जो भाषा थी वह कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत। इस समय पुराण, महाकाव्य, इन सभी का लिपिकरण हुआ था। हम ये तो सुनते आ रहे हैं कि 18 पुराण हैं जिनकी रचना लोमहर्ष ऋषि ने की थी। महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य, इनका भी अंतिम रूप से लिपिकरण गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, तो रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और पुराण, इन सभी का लिपिकरण या लिपिबद्ध किस काल में किया गया है? अंतिम रूप से गुप्त काल में किया गया है। गुप्त काल में कुछ स्मृति ग्रंथ है, तो हम सीधी बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की। गुप्त काल में कुछ स्मृति ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। जी हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, नारद स्मृति है, और कौन सी स्मृति है? बृहस्पति स्मृति। तो स्मृति ग्रंथों की रचना, जैसे कि मनुस्मृति थी, उसी प्रकार के कुछ स्मृति ग्रंथ थे, उनकी भी रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। तो साहित्य इंपॉर्टेंट है गुप्त काल को लेकर के, तो ये कुछ स्मृतियां हैं जिनका रचना गुप्तकालीन या गुप्त काल में। अब हम बात करें गुप्तकालीन प्रमुख साहित्यकार की, कि इस समय कौन कौन से साहित्यकार हुए, या गुप्त शासकों के समकालीन कौन कौन से साहित्यकार थे। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि साहित्यकारों के साथ साथ उनकी रचना को लेकर के हमारी बात होगी कि किस साहित्यकार या इतिहासकार ने कौन सी पुस्तक की रचना की है। तो एक साहित्यकार है जिसका नाम है कामंडक। कामंडक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है नीतिसार। तो नीतिसार पुस्तक की रचना किसने की थी? कामंडक ने की थी। जी हाँ, कामंडक के द्वारा नीतिसार लिखा गया। भारवी के द्वारा कीर्तार्जुन नियम लिखा गया। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ये सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन पुस्तकों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे प्रश्न बन सकता है, नीतिसार की रचना किसने की थी? कामंडक ने। नीतिसार की रचना कौन से काल में हुई? गुप्त काल में हुई, मौर्य काल में हुई, कुषाण शासकों के समय हुई, या सातवाहन शासकों के समय? तो इसकी रचना किसके समय हुई थी? गुप्त काल में। या फिर इन किताबों को और इतिहासकारों को लेकर के आपको सुमिलित कराया जा सकता है। तो कामंडक की पुस्तक नीतिसार है, भारवी की पुस्तक कीर्तार्जुन नियम है, भाष के द्वारा एक पुस्तक या नाटक लिखा गया जिसका नाम था स्वप्नवास दत्ता। हम जब महाजनपद युग पढ़ के आए थे उसमें हमने चर्चा की थी, स्वप्नवास दत्ता किसने लिखी थी? भाष ने लिखी थी। पूरी कहानी की हमने चर्चा उस महाजनपद काल में की थी। ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत लिखा गया। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र में
शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह, तो बहुत सारी शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह। तो राजा के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है पंचतंत्र। तो अनेक शिक्षा प्रद कहानियों का संग्रह किसमें है? पंचतंत्र में। लिखा किसने? विष्णु शर्मा ने। इस पुस्तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पुस्तक का अब वर्तमान में अब तक 50 से अधिक भाषाओं में क्या किया जा चुका है? अनुवाद किया जा चुका है। मतलब अलग अलग देशों में ये पुस्तक पहुंची, क्योंकि शिक्षाप्रद कहानियां थी, तो 50 से अधिक भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया जा चुका है। और पहला अनुवाद जो हुआ था वो अरबी भाषा में हुआ था, और जब उसका अनुवाद किया गया उसका नाम रखा गया था कलीला बा दिमना। ठीक है, पंचतंत्र का पहला अनुवाद अरबी भाषा में हुआ और पुस्तक का नाम रखा गया था कलीला बा दिमना। ठीक है, जब हमारे देश में आक्रमणकारी आएंगे तो इन पुस्तकों के माध्यम से वो भी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? अनुवाद कर दिया। तो विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र है। एक इतिहासकार, इंपॉर्टेंट इतिहासकार है जिनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। जहां मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, वो बात मुद्रा राक्षस में प्राप्त होती है। वहीं देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त शासकों या गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकें दो हैं, दो अलग अलग काल की जानकारी दे रही है। मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य की जानकारी दे रही है और देवी चंद्रगुप्तम गुप्त साम्राज्य की जानकारी दे रही है। लेकिन विशाख दत्त जिस काल में हुए वो कौन सा था? गुप्त काल था, तो इसलिए वो मौर्य साम्राज्य के बारे में लिख पाए। अगर विशाख दत्त मौर्य काल के अंदर होती तो वो गुप्त काल के बारे में नहीं लिख पाते। ठीक है, तो विशाख दत्त की दो पुस्तक, मुद्रा राक्षस और कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। वात्स्यायन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था कामसूत्र। तो कामसूत्र पुस्तक किसने लिखी थी? वात्स्यायन। नेक्स्ट है अमर सिंह, चर्चा पीछे कर चुके थे। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश की रचना की गई थी जिसमें भूमि को 12 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट इतिहासकार है जिसका नाम है शूद्रक। शूद्रक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था मृच्छकटिकम। शूद्रक के द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई उसका नाम था मृच्छकटिकम। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की गई जिसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। एक और इतिहासकार या साहित्यकार जिसका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, यह पुस्तक चिकित्सा से संबंधित थी और चिकित्सा की जानकारी इसमें दी गई थी, और इस पुस्तक का नाम था नवनीतकम। ठीक है, तो ये गुप्त काल की प्रमुख पुस्तकें हैं जो गुप्त इतिहासकारों द्वारा गुप्त काल में लिखी गई थी। अब बात करें हम गुप्त काल की विज्ञान और तकनीकी को लेकर के। विज्ञान और तकनीकी, तो विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से भी गुप्त काल काफी महत्वपूर्ण था। इसमें ऐसी ऐसी खोज या ऐसी ऐसी नई जानकारी प्राप्त हुई जिन्होंने विश्व का, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया था। तो विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से गुप्त काल इंपॉर्टेंट है, और संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने में गुप्त काल के इन ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्रियों का महत्वपूर्ण क्या है? योगदान। तो हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसका नाम है आर्यभट्ट। नाम सुना होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म गुप्त काल का है। इनका जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 499 ईस्वी में हुआ, और जिस जगह जन्म हुआ उस जगह का नाम था पटना, बिहार। वही पाटलिपुत्र, पटना, बिहार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आर्यभट्ट क्या थे? ये ज्योतिषाचार्य भी थे, खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, और इनकी पुस्तक का नाम भी अपने ही नाम पर है जिसका नाम है आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वह पुस्तक कौन सी थी? आर्यभट्टीय। जन्म 499 में, पटना, बिहार में। आर्यभट्टीय कितने भागों में थी? प्रश्न पूछेंगे आपसे कि आर्यभट्टीय पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की है। कितने भाग थे इसके? 4 भाग थे। आर्यभट्टीय कितने भाग थे? 4, जिसमें से एक भाग का नाम है दशगीतिका, दूसरे का नाम है गणितपाद, तीसरे का नाम है काल क्रियापाद, चौथे का नाम है गोलपाद। दशगीतिका, गणितपाद,
काल क्रियापद, गोलपद। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा आर्यष्ट सत्य क्या है? ठीक है, आर्यष्ट सत्य क्या है? तो जो 4 भाग हैं जो आर्यभट्ट की पुस्तक के हैं उसमें से 10 गीतिका को हटा देंगे और गणित पाद, काल क्रियापद, गोलपाद इन तीनों को सम्मिलित रूप से आर्यष्ट सत्य कहेंगे। जी हाँ, क्या कहेंगे? आर्यष्ट सत्य। ठीक है, तो आर्यष्ट सत्य में क्या शामिल नहीं है? 10 गीतिका शामिल नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए आर्यभट्ट ने? पहला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पाई का सिद्धांत दिया। आर्यभट्ट ने पाई का सिद्धांत दिया और पाई का मान इन्होंने बताया 22/7। आज भी सभी गणितज्ञ इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो पाई का सिद्धांत या पाई का मान बताने वाले पहले व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। और कितना बताया? 22/7। दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया आर्यभट्ट ने, दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण बात यह है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनका भी आर्यभट्ट के द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य तीनों एक साथ होते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी क्या बनती है स्थिति। तो वैज्ञानिक सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? आर्यभट्ट है। ठीक है, इससे पहले हमारा जो मानना था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के वो यह मानना था, हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है राहु केतु नामक राक्षस। ठीक है, राहु केतु नामक एक राक्षस था, जब वो सूर्य को खा लेता था तो सूर्य ग्रहण और चंद्र को खा लेता था तो चंद्र ग्रहण। सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है जब सूर्य दिखे नहीं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र नहीं दिखे तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति का वैज्ञानिक सिद्धांत देने वाले कौन है? आर्यभट्ट है कि क्यों होते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। बाकी इससे पहले हमारी मान्यता क्या थी? राहु केतु के द्वारा सूर्य और चंद्र को खा लिया जाता था, जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती। और पृथ्वी की परिधि का भी ठीक अनुमान लगाने वाले व्यक्ति भी कौन है? आर्यभट्ट है। नेक्स्ट बात करूं मैं, एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर का जन्म 550 ईस्वी के आसपास हुआ। इन्होंने बुक लिखी, इनकी 4 बुक हैं। एक का नाम है वृहत जातक, एक का नाम है लघु जातक, नेक्स्ट है वृहत संहिता और नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका। तो वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका इन चारों ही पुस्तक की रचना किसने की है? वराहमिहिर। प्रश्न जो पूछा जाएगा वराहमिहिर किस काल के हैं? गुप्त काल के। वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता किसकी रचना है? वराहमिहिर की। ये भी ज्योतिषी, खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। इनका जन्म 598 में उज्जैन में हुआ था। जी हाँ, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसकी चर्चा पीछे हमने की। 598 में उज्जैन में हुआ। ये इनका महत्व ज्योतिष से अधिक ज्योतिष के इतिहासकार में था। ठीक है, ये ज्योतिष विद्या से परिचित थे, लेकिन इनकी मान्यता हुई किससे अधिक? ज्योतिष के इतिहासकार थे। यानी कि ज्योतिष का इतिहास लिखने वाले जो थे वो कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। तो ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध कौन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट। तो जब इतिहासकार की बात आएगी तो ब्रह्मगुप्त होंगे, बाकी जो पद की बात आएगी आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वान सामने। तो जन्म 598 में उज्जैन, ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में मान्य। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसका सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जिनका नाम है भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम, इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और भाष्य। इसी के साथ ही भास्कर फर्स्ट के द्वारा आर्यभट्ट की पुस्तकों पर टीका भी लिखी गई। जी हाँ, आर्यभट्ट की पुस्तक या उनके सिद्धांत को सरल रूप में लिखने का कार्य जिसने किया उसका नाम क्या था? भास्कर फर्स्ट था। तो महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य और पुस्तक का नाम क्या है? भाष्य। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो जैसे कि साहित्य में आगे है, विज्ञान तकनीकी में आगे है, तो चिकित्सा पे संबंधित भी कुछ और पुस्तकें लिखी गई, उनकी बात करते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है वाग्भट। वाग्भट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था अष्टांग हृदय।
वाघभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था अष्टांग हृदय। एक व्यक्ति है जिनका नाम है पाल काप्य, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है हस्तायुर्वेद। तो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित पुस्तक जिसका नाम है हस्तायुर्वेद, वो किसने लिखी थी? पाल काप्य ने। नेक्स्ट है होली श्रोत, अश्वशास्त्र यानी घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है अश्वशास्त्र, वो होली श्रोत ने। और शल्य चिकित्सा से संबंधित जो इतिहासकार है, चिकित्सक है जिनका नाम है सुश्रुत। इंपॉर्टेंट, वाघभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय, पाल काप्य के द्वारा हस्तायुर्वेद, होली श्रोत के द्वारा अश्वशास्त्र और सुश्रुत के द्वारा शल्य चिकित्सा से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। डिवीजन देखें आप, गुप्तकालीन साहित्य, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान काल, गुप्त काल को माना गया। राजभाषा कौन सी इनके समय? संस्कृत। पुराण और महाकाव्य इसी काल में लिपिबद्ध किए गए। स्मृति ग्रंथ लिखे गए, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति। गुप्तकालीन साहित्यकार कामंडक नीति शास्त्र, कृतार्जुन नियम भारवी ने लिखा, भाष ने स्वप्न वास्तवता नामक नाटक लिखा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम गुप्त काल की जानकारी देती है और मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य की जानकारी। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया, अमर सिंह के द्वारा अमर कोश लिखा गया, शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया। मैं आपको दो महाकाव्य और बता देता हूं इसके अंदर कि कौन से दो महाकाव्य हैं। तो हमारे दो महाकाव्य हैं जिनका नाम है, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। तो हम छोटा सा परिचय देखते हैं रामायण और महाभारत का। एक पुस्तक रामायण, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ठीक है, अंतिम रूप इसको कौन शताब्दी में दिया गया? चौथी शताब्दी में, जो गुप्त काल का समय था। ठीक है, रामायण महाभारत दोनों का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था। रामायण में कुल 7 कांड है। आप नाम सुने होंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। तो ऐसे टोटल 7 कांड किसमें है? रामायण में है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वाल्मीकि के द्वारा की गई है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक है। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए रामायण का एक नाम है चतुर्विशति सहस्त्र संहिता। तो 24,000 श्लोक होने की वजह से इसका एक नाम है चतुर्विशति सहस्त्र संहिता। अब रामायण में क्या है? भगवान राम, हनुमान, उनके द्वारा किए गए कार्य, लंका विजय, इन सभी चीजों का उल्लेख हुआ है किस पुस्तक में? रामायण। तो रचना वाल्मीकि के द्वारा, 7 कांड है, 24,000 श्लोक है, इसका एक अन्य नाम है चतुर्विशति सहस्त्र संहिता। ये रामायण की बात। इसके अलावा बात करूं मैं दूसरे महाकाव्य की, उसका नाम है महाभारत। महाभारत की रचना जिसने की उसका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। महाभारत की रचना 3 चरणों में हुई है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण में 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। हम सुनते हैं जय संहिता किस ग्रंथ का नाम है या किस ग्रंथ का प्रारंभिक नाम है? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जब इसमें 8,800 श्लोक थे। इसकी कहानी को और बढ़ाया गया, इसमें और चीजें ऐड की गई, और श्लोक ऐड हुए, तब इसमें 24,000 श्लोक और ऐड कर दिए गए। मतलब दूसरे चरण में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। इसके बाद इसका नाम रखा गया भारत। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या रखा गया? भारत। इसके बाद इसमें और श्लोक ऐड किए गए और श्लोकों की संख्या हो गई 1,00,000। कितनी हो गई? 1,00,000। ठीक है, और तब इसका नाम हो गया महाभारत। महाभारत में क्या है? महाभारत में एक राज्य जिसका नाम है हस्तिनापुर, कौरवों और पांडवों दोनों के मध्य हुए संग्राम
जिसमें भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से और उनकी नारायणी सेना कौरवों की तरफ से दोनों में जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध धर्म की विजय के लिए हुआ था, यानी अधर्म पर धर्म की विजय के लिए महाभारत का संघर्ष हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय। तो उन्हीं सभी चीजों का वर्णन किया गया है किस ग्रंथ में? महाभारत में। तो 3 चरणों में इसका निर्माण। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रथम चरण में 8800 श्लोक है, तब इसका नाम जय संहिता था। द्वितीय चरण में 24,000 श्लोक है, तब इसका नाम भारत हुआ। तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोक हो गए, तब इसका नाम महाभारत। इसी प्रकार से इसका नाम, एक नाम और है, ठीक है, महाभारत, भारत, और क्या नाम है? जय संहिता। नेक्स्ट नाम है सत्यवी सती सहस्त्र संहिता। ठीक है, ये भी एक नाम हो गया महाभारत का। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात और, जिस प्रकार से रामायण में 7 कांड थे, ठीक है, जैसे कि पुस्तक होती है हमारी सिलेबस की अगर पुस्तक है तो उसमें कुछ यूनिट्स होती है, प्रथम यूनिट, द्वितीय यूनिट, प्रथम यूनिट में 4 चैप्टर, द्वितीय यूनिट में 9 चैप्टर। तो उसी प्रकार से रामायण में 7 कांड है, तो महाभारत में कुल 18 पर्व थे। यूनिट्स को क्या कहा गया है? 18 पर्व। 18 पर्व में से एक पर्व है जिसका नाम छठा पर्व है। 18 पर्व में से छठा पर्व है, और छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। जी हां, भीष्म पर्व। रामायण में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर जिसका नाम है भीष्म, जिसे पितामह कहे थे, और आजीवन उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया था, और आजीवन राज्य का त्याग कर दिया, विवाह नहीं किया, प्रतिज्ञा ली, इसीलिए वो क्या कहलाए? भीष्म। वैसे उसका नाम देवरत्न है, तो देवरत्न से वो भीष्म बनते हैं और पितामह बनते हैं। तो उन्हीं के ऊपर एक पर्व पूरा का पूरा है जिसका नाम है छठा पर्व, और इस पर्व का नाम ही क्या है? भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व की क्या खास बात है? इस भीष्म पर्व में, छठे पर्व में 23 से लेकर के 40 तक के अध्याय, 23 से लेकर के 40 तक जो अध्याय हैं, उन अध्यायों को ही क्या कहा गया है? गीता कहा गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये होगी, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, और गीता की रचना भी किसने की है? वेद व्यास ने ही। गीता के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास। प्रश्न जो बनेगा, गीता कौन से पर्व में है? छठे पर्व में है। किस पर्व का नाम क्या है? भीष्म पर्व है। कितने अध्याय हैं? 23 से 40 अध्याय। टोटल कितने अध्याय हो गए? 18। जो 18 दिन महाभारत का युद्ध चला, उस युद्ध में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया, उसे ही संकलित करके रखा गया है किस पुस्तक में? गीता में। और रखने वाले कौन है? वेद व्यास है। तो ये हमारे 2 महाकाव्य हैं जिनका अंतिम रूप या अंतिम संकलन किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। एक है हमारा रामायण और दूसरा है महाभारत। नेक्स्ट बात करूं मैं, एक इतिहासकार और देख लेते हैं हम, गुप्त काल का इंपॉर्टेंट इतिहासकार है, और आप कॉपी में लिखेंगे भी उसको। इतिहासकार का नाम है कालिदास। छोटी सी चर्चा की थी हमने, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में क्या था? शामिल था। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेक्सपियर। शेक्सपियर एक नाटककार है जो पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ और इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण काल के दौरान था और इंग्लैंड में हुआ था। शेक्सपियर के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसने 40 से भी अधिक नाटक लिखे। तो इन नाटकों की रचना के लिए विख्यात हो गया, और इसके लिए कथन कहा जाता है शेक्सपियर के लिए कि इसके जैसा नाटककार ना तो पहले कभी हुआ, ना ही आगे कभी होगा। जिसमें इसके बहुत सारे प्रसिद्ध नाटक हैं, रोमियो, जूलियट, ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ, डार्क नाइट, ट्वेल्थ नाइट, बहुत सारे नाटक हैं शेक्सपियर के। तो सीधी सी बात करते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। वैसे तो इसका समय विवादास्पद माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड के समय का माना गया है। कालिदास के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई, इसके द्वारा महाकाव्य लिखे गए जिनकी संख्या 2, खंड काव्य लिखे गए जिनकी संख्या भी कितनी? 2, और नाटक लिखे गए जिनकी संख्या कितनी? 3। तो महाकाव्य की बात करूं मैं, इसके द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए जिनमें एक नाम है कुमार
संभव। एक नाम है रघुवंश। ठीक है, रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्यों की रचना किसने की? कालिदास ने की थी। दो खंड काव्य लिखे गए, एक लिखा गया मेघदूत और एक लिखा गया ऋतु संहार, जिसमें षड ऋतुओं की चर्चा की गई है, ऋतु संहार। और नेक्स्ट नाटक था मेघदूत। सॉरी, दो महाकाव्य हैं, दो खंड काव्य। महाकाव्य में कुमार संभव, रघुवंश है, खंड काव्य में मेघदूत और ऋतु संहार है। नाटक की बात करें हम, इसके द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। 3 नाटक कौन कौन से हैं? पहले नाटक का नाम है मालविकाग्नि मित्र। ठीक है, इस नाटक के अंदर उन्होंने अग्निमित्र और मालविका दोनों की प्रेम, उनकी विरह बिछड़ का वर्णन किया है। तो मालविका और अग्निमित्र के ऊपर इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र। दोनों के प्रेम संबंधों का वर्णन है। ये इनका पहला नाटक था। अगर पूछा जाए कि कालिदास के द्वारा पहला कौन सा नाटक लिखा गया, तो मालविका अग्निमित्र। नेक्स्ट नाटक है इनका जिसका नाम है विक्रमो वर्षीय। इसके अंदर पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा का वर्णन है जिसका नाम है विक्रमो वर्षीय। और इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिस नाटक ने इनको विश्व प्रसिद्धि दिलाई, नाटककार बनाया, कालिदास बनाया, शेक्सपियर से तुलना करवाई, वह नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, उनका मिलन और उनका विरह और फिर पुनर्मिलन, इन सभी की चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई। तो ये 3 नाटक किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 अखंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार। 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश। विज्ञान और तकनीकी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आर्यभट्ट का है। 499 पटना बिहार में जन्म हुआ। पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है, 4 भागों में बटी हुई है। दशगीतिका, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। आर्यष्ट शतक में शामिल नहीं है दशगीतिका। इन तीनों को संयुक्त रूप से आर्यष्ट शतक कहा गया है। पाई का सिद्धांत, दशमलव प्रणाली का प्रारंभ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। वराहमिहिर जन्म 550, वृहत जातक, लघु जातक, वृहत संहिता, पंच सिद्धांति का नाटक की रचना की इन्होंने, ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त उज्जैन ज्योतिष थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। भास्कर फर्स्ट ने पुस्तक लिखी महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य। महाभास्करीय, लघु भास्करीय, भाष्य, इन तीनों पुस्तकों की रचना किसने की? भास्कर फर्स्ट ने। और चिकित्सा विज्ञान को लेकर के वाग्भट ने लिखा था अष्टांग हृदय, पाल काप्य ने लिखा हस्तायुर्वेद, होलीशोथ ने लिखा अश्वशास्त्र और सुश्रुत ने लिखा था शल्य चिकित्सक। तो आज हमारा ये जो गुप्त साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से, आज लगभग ये 7वां पाठ है गुप्त साम्राज्य का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित सभी बातों के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें हमने प्रमुख शासक, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उनकी विजय, गुप्त काल का प्रशासन, गुप्त काल की कला संस्कृति, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण, सिक्कों का वर्गीकरण आदि। और आज हमने जो क्लास में देखा गुप्तकालीन साहित्य और गुप्तकालीन चिकित्सक और विज्ञान और तकनीकी को देखा। तो इसके आगे की क्लास हमारी गुप्त काल के बाद की होगी, जिसको हम बोलेंगे गुप्तोत्तर काल। जिस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद में साम्राज्य विखंडित हो गया था, उसका विकेंद्रीकरण हो गया था, अलग अलग जगहों पर 2 प्रकार के शासन बन गए थे, एक विदेशी राज्य और एक देशी राज्य। तो गुप्तों के बाद में भी भारत का पुनः विकेंद्रीकरण हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासकों का, अलग अलग वंशों का क्या हो जाएगा? अधिकार। तो इसकी बाद की क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।